नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जेएनयू प्रशासन ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का किया अनुरोध। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये घटना जेएनयू आचार संहिता का उल्लंघन। भाजपा ने कहा जेएनयू में देश विरोधी ताकतें भारत का कर रही हैं अपमान। भारत की भाषाई विरासत को आगे बढ़ाने और शास्त्रीय भाषाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 भारतीय भाषाओं की 55 पुस्तकों का किया विमोचन। कहा भारतीय भाषाओं का संवर्धन मोदी सरकार की प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का दिया समय। 6 मार्च को जारी की जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका। मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने का दिया आदेश। भाजपा ने फैसले का किया स्वागत। कहा भक्तों को मिला न्याय। और बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। एक और हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या। वहीं एक विधवा महिला के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार के बाद जेएनयू में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक और उकसाऊ नारे लगाए। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित विवादित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, चाहे वो आरजेडी हो, टीएमसी हो या वामदल हो, उनका कार्यालय बन गया है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भारत है, ये 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पत्र लिखकर कल जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है, इस तरह के नारे लोकतांत्रिक असहमति की भावना के सर्वथा विपरीत हैं, जेएनयू की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था, परिसर की सौहार्दपूर्ण व्यवस्था और विश्वविद्यालय के सुरक्षा एवं संरक्षा वातावरण को गंभीर रूप से बाधित करने की क्षमता रखते हैं। लगाए गए नारे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे, जानबूझकर और बार बार लगाए गए, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये कोई स्वस्फूर्त या अनजाने में की गई अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जानबूझकर और सचेत रूप से किया गया कदाचार था। ये कृत्य संस्थागत अनुशासन, सभ्य संवाद के स्थापित मानदंडों और विश्वविद्यालय परिसर के शांतिपूर्ण शैक्षणिक चरित्र के प्रति
जानबूझकर की गई अवहेलना को दर्शाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में 5 भारतीय भाषाओं की 55 पुस्तकों का विमोचन किया। ये पुस्तकें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और तमिल भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं। भारत की भाषाई विरासत को आगे बढ़ाने और शास्त्रीय भाषाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषा आधारित शिक्षा की परिकल्पना को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं का संवर्धन सरकार की प्राथमिकता में है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य में भारतीय भाषाओं के महत्व और बढ़े, महत्व है ही और बढ़े, उसके लिए भारतीय भाषा समिति हमने गठन किया है। उनकी नेतृत्व में हमने बाल वाटिका से, प्री स्कूल से लेके हाई एंड रिसर्च तक भारतीय भाषा में हो। आज भारत में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पहल किया जा रहा है। भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग कोर्सेस भी बनी है। भारतीय भाषाओं में मेडिकल साइंस की कोर्सेस बनी है। भारत की कोर्ट्स में उनकी मातृभाषा आधारित कोर्ट लैंग्वेज बन रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का 79वां स्थापना दिवस आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर BIS ने कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। इनमें BIS स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल का बीटा संस्करण, महिलाओं को भारतीय मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए शाइन योजना और बच्चों के लिए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय पर BIS शैक्षणिक सामग्री का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही IIT और NIT जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे शिक्षा और मानकीकरण के बीच सहयोग को और मजबूती मिलेगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मानक भारत की गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की नींव हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में BIS की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 79 वर्षों की यात्रा में BIS ने न केवल देश की औद्योगिक मजबूती को सहारा दिया है, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण, MSME को प्रोत्साहन और वैश्विक मानकीकरण में भी भारत को नई पहचान दिलाई है। BIS has been instrumental in shaping the country's quality landscape since its inception in 1947. BIS has evolved into a robust institution that formulates, implements, and promotes the standards across the diverse sectors. Our government, under the leadership of Prime Minister Shri Modi, introduced the Bureau of Indian Standard Act 2016 that established as a national standards body of India for the harmonious development of the activities of the standardization, marking and quality certification of the goods. उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2 करोड़ 89 लाख यानी 18% नाम कट गए। साथ ही कहा कि मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम केवल एक ही स्थान पर रखे जाएंगे। मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 25,47,000 है। 6 जनवरी से दावे आपत्तियों की जा सकती हैं, यानी जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं वो 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं।
गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70%। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कार्तिकेय दीपम से जुड़े मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दीपथून उस स्थान पर स्थित है जो देव स्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत देते हुए कहा, किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार की भूमिका अहम होती है और उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। एकल न्यायाधीश के पिछले आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया। The Honorable Division Bench has said that the lighting of lamp is a must and it has to be lit at the top of the Tripurangundram hill. And they have said the HRNC authorities and the temple administration are duty bound to light the lamp. That is what the Honorable Division Bench has held in the first line. And then they have also said that the lighting of lamp should be done by the Devasthanam or the temple authorities alone and no public should be allowed. That is the main thing that I have recorded. And further, the court have come down heavily on the government and they have said, as after the order of the land and civil have been passed, the act that has happened seemed to be mischievous. If the stand of the government that there could be a law and order problem be true, then it is obviously either a failure on the part of the state to maintain its law and order, or for the deliberate purpose for the state has taken a stand to support one religion. We are awaiting for the copy of the judgment. भाजपा ने आज मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ के दीपथून पर दीपक जलाने की अनुमति देने वाले फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा, तमिलनाडु की बेंच ने अहम फैसला दिया है। उन्होंने कहा, तिरुपारनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर के भक्तों को न्याय मिला है। High Court of Tamil Nadu in a division bench order today has given justice to the devotees of this very, very old and ancient temple atop the Thiruparankundaram hills, where Bhagwan Murugan resides, where for centuries now lamps have been lit in reverence of Lord Kartikeya, and for centuries now Hindu Dharam has
celebrated the Lord and carried out this practice of lighting a lamp. जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार का विजन साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति तक तकनीक पहुंचे, भारत में ही तकनीक का विकास हो और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एआई मिशन की संरचना की गई है। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सके। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइजेशन विजन के तहत देश में 38,000 जीपीयू की कॉमन एआई कंप्यूट सुविधा शुरू की गई है, जिससे छात्र, स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। का जो जीपीयू होता है बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है। अगर पश्चिमी देशों के तर्ज पर हम देखें तो वहां पे बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, जो कि $3.5 $4 पर आवर एआई कंप्यूट की फैसिलिटी लोगों को किराए पे देते हैं। मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई धारणा दी कि जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले, और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 जीपीयू की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय नीतिगत सुधारों और विकास योजनाओं से जुड़े रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण भारत को देश की आधारभूत इकाई मानते हुए विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीपी जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश किसानों और गांवों के हित में लाए गए सुधारों का समर्थन करने के बजाय इंडी गठबंधन बेवजह सवाल खड़े कर रहा है और अपनी पुरानी भ्रष्ट राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में,
गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लग्जमबर्ग के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां आज सुबह उन्होंने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें खुद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने लग्जमबर्ग पीएम ल्यूक फ्रीडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही विदेश मंत्री ने भारत और यूरोपियन संघ के बीच मजबूत संबंधों के लिए उनके समर्थन पर आभार जताया। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के आयानगर में करीब 70 राउंड फायरिंग कर रतन लोहिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने न सिर्फ इलाके में दहशत फैलाई, बल्कि दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी क्राइम चैलेंज खड़ा कर दिया था। अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी क्राइम हर्ष इंदौरा और एसीपी भगवती प्रसाद की टीम ने आज सुबह द्वारका के पास मुठभेड़ के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 शूटरों को दबोच लिया है। सूचना मिली थी कि आरोपी द्वारका इलाके के आसपास मूव कर रहे हैं। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में दोनों शूटर नरेंद्र उर्फ नीटू और कमल को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 30 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और अब उनसे हत्या के पीछे पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर बात की डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा से। 2025 दिसंबर में दिल्ली में ताबड़तोड़ गोलियां चली, लगभग 70 राउंड फायर हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। उसके बाद उनके आरोपी को इनकाउंटर के बाद डीसीपी हर्ष इंदौरा की टीम ने गिरफ्तार किया। क्या कुछ मामला था और ये कहां से आपने ट्रैप किया इनको, इनकी मूवमेंट कहां से मिली? इनकी मूवमेंट 30/11 का इंसिडेंट है, जब बहुत गोलियाँ चली थी, लगभग 70 के करीब गोलियाँ चली थी और उस टाइम से ये इसके जो मूवमेंट थे हम लोग ट्रैक कर रहे थे। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन हमें ये पता लगा था कि ये लोग यहाँ पे एक और इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। तो कमल और नरेंद्र एलियस नीटू इनका नाम है। दोनों प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है इनके। एक के 21 इन्वॉल्वमेंट है नरेंद्र नीटू के और कमल के 7 इन्वॉल्वमेंट है टोटल। और ये लोग हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो मर्डर है, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर है। और जब हमें पता लगा तो पुलिस पार्टी ने इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी और जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी तो इन्होंने ओपन फायर कर दिया। तो जब फायर ओपन करा तो उसमें जवाबी फायरिंग में फिर पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें इनके पैर में इंजरी हुई। और जो पता लग रहा है अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, इनमें 2 गैंग्स का भी नाम आ रहा है, एक तो रोहित चौधरी का और एक फरीदपुरिया गैंग का। क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ ड्यूरिंग दी इनकाउंटर, जो भी वेपन था या कार्टेज थी? इनके लगभग 30 के आसपास राउंड्स मिले हैं जो अलग अलग हैं। कोई 9 mm है, कोई 7.62 mm है, तो 30 के ऊपर राउंड्स हैं। इनमें 2 पिस्टल अभी बरामद हुई है, बाकी एक चोरी की मोटरसाइकिल है जो इनके पास से मिली थी। कुछ और भी बड़ा? श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने आज केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने श्रम संहिताओं, लेबर कोड्स के क्रियान्वयन, ईपीएफ, 95 पेंशन में वृद्धि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड डे मील कर्मियों और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मजदूर संघ का एक डेलीगेशन मुझे मिला है और अपने संगठन के ओर से कई सुझाव और कई डिमांड हमारे सामने रखी है।
एक EPF 95 में मजदूर के और हमारे जो पेंशनर है उसका मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए भी बात रखी है। देश में लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए भी बात रखी है। भारतीय रेल ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। नवंबर तक अपने नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण कर भारतीय रेल दुनिया की सबसे व्यापक विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से एक बन गई है। ये आधुनिक और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक बड़ी छलांग है। कभी बड़े पैमाने पर डीजल द्वारा संचालित भारतीय रेल अब मिशन 100% विद्युतीकरण की ओर बढ़ने लगी है। 2004 से 2014 के बीच इस विद्युतीकरण की गति 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन रही, जो 2019 से 2025 के बीच बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक हो गई है, जो भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में बड़ी तेजी को दर्शाता है। मिशन 100% विद्युतीकरण के तहत नेटवर्क में तारों के फैलने के साथ रेल प्रणाली तेज और अधिक कुशल होती जा रही है। ये परिवर्तन प्रदूषण को कम करने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को 898 मेगावाट तक बढ़ा दिया है, जो 2014 में 3.68 मेगावाट था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।